गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? शुरू करते हैं नेक्स्ट एपिसोड ऑफ जुडिशरी कॉन्सेप्ट सीरीज। सॉरी, आज हम फिर से डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो भी लेटेस्ट और इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स हैं उसको हम आज देखेंगे। राइट, चलते हैं, देखते हैं फिर। तो इसमें जो पहला केस जो हमने एक केस वाइज जो आज मुझे डिस्कस करना है, दैट इज फर्स्ट इज नरेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, देन विलियम स्टीफन वर्सेस स्टेट ऑफ टीएन, उसके बाद शिव जातिया वर्सेस ज्ञानचंद मलिक, श्री राजन नायक वर्सेस स्टेट ऑफ असम, ब्रह्मपुत्र कंक्रीट एंड हिमांशु शर्मा। सो ठीक है, तो चलते हैं वन बाय वन। सो सबसे पहले नरेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा है, और इसमें हम बात करेंगे अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की। राइट, तो ये बड़ा ही, ये जो सेक्शन है ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल भी है, जिसके नुआंसेस अलग अलग हैं, और बहुत आएगा आपको और थोड़ा सा कंफ्यूज भी करेगा, तो इसीलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो हुआ क्या है, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट हैज रिसेंटली हेल्ड दैट द mere fact that the deceased committed suicide within the period of 7 years, ठीक है क्या, विद इन द पीरियड ऑफ 7 years, हाँ कहाँ गया, विद इन द पीरियड ऑफ 7 years of her marriage, the presumption under section 113A of Indian Evidence Act would not automatically apply। तो सिंपल सी बात यह है कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि किसी की शादी के 7 साल के अंदर, क्योंकि एक आपको पता ही है, एक हमारा डाउरी वाला एक एक्ट, एक और सेक्शन है 304B, फाइन डाउरी डेथ। तो हम लोग उसको एकदम से प्रिजम्पशन में लेके नहीं आ सकते कि जस्ट बिकॉज कि 7 साल के अंदर में किसी लेडी की डेथ हुई है विद इन हर मैरिज, तो इट विल नेसेसरीली बी मस्ट बी सम हस्बैंड और हिज फैमिली माइट हैव अबेटेड। ठीक है, तो देयरफॉर बिफोर अ प्रिजम्पशन अंडर दिस 113A इज रेज्ड, prosecution must show that evidence of cruelty or incessant harassment in that regard। तो यानी कि आपको ये दिखाना तो जरूरी है ही कि वाई, कि भाई ऐसा क्या हुआ जो उसने सुसाइड कर लिया। सुसाइड आदमी कभी भी कर सकता है, फॉर वट एवर रीजन, पर किसी को ब्लेम में लाना और किसी को कल्पेबल ठहराना, तो उसके हिसाब से वो कल्पेबिलिटी आनी चाहिए, यानी कि उसका वो एक्शन आना चाहिए जिसकी वजह से दूसरे बंदे ने अपना सुसाइड किया है। तो अबेटमेंट आपका क्या है, अबेटमेंट एक आपका, अगर आप देखो सेक्शन 107 ऑफ आईपीसी जो अबेटमेंट को डील करता है, तो अबेटमेंट 3 तरीके से हो जाते हैं। सबसे पहले इंस्टिगेशन है, ओके, दूसरा है यू आर एंगेजिंग इन कॉन्स्पिरेसी, और तीसरा है आपका यू आर एडिंग इन दैट एक्ट। तो यहाँ पे बेसिकली आएगा का, या तो आपका पहला वाला आ जाएगा कि भाई देयर वाज एन इंस्टिगेशन, कि आपने उसको इतना इंस्टिगेट किया, प्रताड़ित किया कि तूने दहेज नहीं लाया, ये वो, तुम्हारी शक्ल खराब है, ये लाइक दैट। सो इन दैट केस अगर वैसा कुछ है तब तो हम मान सकते हैं कि हाँ। और ये जो इंस्टिगेशन होता है ये एक थोड़ा सा ना इसमें कांस्टेंट भी होना चाहिए, यानी कि एक बार बोल दिया और बंदे ने जाके सुसाइड कर लिया, ये भी नहीं होना चाहिए। राइट, सो it was further held that in the case of accusation for abetment of suicide, the court should look for cogent and convincing proof of the act of incitement to the commission of suicide, and such an offending action should be proximate to the time of occurrence। यानी कि जो कॉज है और जो इफेक्ट है इसमें ज्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। अगर आज उसने उसको क्रुएल्टी करी है, यानी कि आज उसने मारा पीटा है खुद तरीके, या फिर खुद सुनाया उल्टी सीधी चीजें, और फिर उसने जाके अगले कुछ घंटों में या अगले एक दिन में जाके सुसाइड कर लिया, तब तो समझ आती है बात। राइट, पर ये ना कि आज का हो फिर 6 8 10 महीने के बाद जाके सुसाइड हो रहा हो, तो देन इट इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, देन द नेक्स्ट केस इज विलियम स्टीफन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दैट द डेथ थ्रेट इज इसेंशियल टू कॉन्स्टिट्यूट ऑफेंस अंडर 364A। 364A क्या है, इसको अमेंडमेंट करके हमने क्या किया है, बहुत स्ट्रिक्ट बनाया था। बिकॉज आप देखना बीच में, स्पेशली अगर आप देखो तो बिहार वगैरह में तो एक इंडस्ट्री चल पड़ी थी। राइट, जब ये एक दूसरी पार्टी थी पहले, राइट, यू नो विच पार्टी, तो उस पार्टी में क्या था, उस पार्टी कह रहा हूं, उस समय क्या था, बिहार में एक इंडस्ट्री की तरह किडनैपिंग शुरू उभर के आ गया था, कि हर कोई आदमी किडनैपर बन गया था और अपहरण अपहरण करता, और यही हो रहा था।
तो उसको चेक करने के लिए क्या किया गया, हमने इसको अमेंडमेंट कर दिया और लेके आए कि भाई ऐसा है, अगर अब कोई डेथ का थ्रेट देखे, यानी कि अगर किसी ने किसी को किडनैप कर लिया है और फिर उसको डेथ का थ्रेट दे रहा है कि अगर आपने मुझे ये पैसे नहीं दिए, वो नहीं दिए, तो मैं इसको जान से मार डालूंगा, अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो इन दैट केस आपको एक अच्छा खासा पनिशमेंट मिलने वाला है, जिसमें कि आपका लाइफ इंप्रिजनमेंट भी हो सकता है और डेथ भी हो सकता है, आपको डेथ पेनल्टी भी मिल सकती है। ठीक है, तो इट्स अ वेरी स्ट्रिंजेंट प्रोविजन। तो इसमें इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में इन्होंने रिसेंटली कहा, जहां पे कि एक बच्चे को उठा लिया गया था, राइट। तो उस केस में उन्होंने ये कहा कि डेथ थ्रेट का सबसे पहले प्रूफ आना चाहिए कि क्या डेथ का थ्रेट दिया गया कि नहीं गया। किडनैपिंग तो की गई, लेकिन अगर डेथ की थ्रेट नहीं हुई है, फाइन, तो तब हम 364A नहीं लेके आएंगे, तब हम दूसरे सेक्शन में जो भी होगा, चाहे वो एब्डक्शन किडनैपिंग, वहां पे हम ले जाएंगे, राइट। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन 364A इज द डेथ थ्रेट, राइट। चलिए आगे चलते हैं। देन शिव जातिया वर्सेस ज्ञानचंद मलिक एंड अदर्स, पोस्टपोनमेंट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोसेस। तो सीआरपीसी का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। खैर 200 से लेके 204, 5, 7 ये सारे इंपॉर्टेंट है। 202 भी एक सेक्शन है जिसमें कि जो कि बहुत अपने में महत्व रखता है। देखिए इसमें क्या है। नाउ रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट इन द अबव मैटर, किसमें, शिव जाति वाले मैटर में, हैज हेल्ड दैट मैजिस्ट्रेट हैज called for the police, once the magistrate has called for the police report under section 202 of the criminal procedure code, then the magistrate couldn't issue a summon unless the report is submitted by the police. तो 202 में बेसिकली मैजिस्ट्रेट कर क्या सकता है, या तो खुद कर ले इंक्वायरी उसकी, फाइन, या फिर पुलिस को बोले कि भैया तुम करो जाके। जब आपने पुलिस को कह दिया है कि ओके आप इसको देखिए, इसमें जरा इन्वेस्टिगेट कीजिए और हमें रिपोर्ट दीजिए, तो देन यू नीड टू वेट फॉर द पुलिस रिपोर्ट, ना कि वहां पे उसको भी चला रखा और खुद भी यहां पे आगे कार्रवाई शुरू कर दिया आपने। तो ये दिस इज द मेन पॉइंट दे हैव रेस्ड कि भाई अगर you can't issue a summon unless the report is submitted, fine. Now in the case, इससे एक रिलेटेड केस पहले 1960 में आया हुआ था, दत्तात्रेय दुलाजी, वादीलाल पंचाल एंड दत्तात्रेय दुलाजी का केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेक्शन 202 of CRPC is to determine the nature of the complaint for the purpose of justifying the issue of summons. तो बेसिकली ये जो सेक्शन 202 है, इसको हम लेके क्यों आते हैं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसको इंसर्ट करने का, वो ये है कि व्हेन अगर कोई डायरेक्टली मैजिस्ट्रेट के पास जाता है और कंप्लेंट करता है, राइट, तो उस वक्त मैजिस्ट्रेट मैकेनिकली काम ना करके अपना जुडिशियल माइंड लगा के ये देखे कि भाई क्या जो भी इसने मटेरियल दिया है कंप्लेनेंट ने, क्या ये काफी है कि हम इसे आगे हम एक्यूज को समन कर सकते हैं, चाहे वो समन वारंट जो भी दे रहा हो उसको वी कैन कॉल फॉर हिम, राइट। उसके पीछे मकसद ये है कि कोर्ट नहीं चाहती है कि हम किसी को किसी तरह से डिस्टर्ब करें, राइट, कि कोई भी अगर फ्रीवोलस कंप्लेंट लेके आ जाए, राइट, और बोले कि भाई ऐसा ऐसा इसने मेरे साथ ये वो किया, और जज मैजिस्ट्रेट भी बैठा वहां पर, चलो भाई समझ लाओ, उसको बुलाओ, उसे परेशान करो, क्योंकि आपको पता ही है कोर्ट जाना अपने में एक बहुत बड़ा मेंटल और ये परेशानी वाला सबक है। तो इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है, पहले भी क्लियर किया हुआ था, कि भाई जब आप 202 में एक्ट करते हैं तो सबसे पहले मैजिस्ट्रेट को ये देखना है कि क्या सम्मन जारी या वारंट जारी करना बहुत जरूरी है या नहीं है, क्या जो मटेरियल दिया गया है, जो एविडेंसेस अटैच्ड हैं, या जो भी उन्होंने जिसको भी एग्जामिन किया है, विटनेस वगैरह ऐसा, तो क्या वो एक तरीके से प्राइमा फेसी कुछ इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि उसके अगेंस्ट में, या नहीं कर रहे हैं, राइट। सो दैट इज अ बेसिक पर्पस ऑफ सेक्शन 202। देन है श्री राजन नायक वर्सेस स्टेट ऑफ असम। यहाँ पे गुवाहाटी हाईकोर्ट का, ये सुप्रीम कोर्ट का नहीं, गुवाहाटी हाईकोर्ट का डिसीजन है that the accused has a right to remain silent and the burden of proof cannot be shifted upon the accused under the provision of 106 of Indian Evidence Act when multiple witnesses to the crime were present. ठीक है, तो इसमें बेसिकली ये कहा गया कि accused जो है ऑब्वियसली ही कैन रिमेन साइलेंट, यू कांट से कि नहीं तुम बता ही दो बस सब कुछ, ठीक है, वो बोलेगा कि मैं भूल गया या कुछ बोलेगा ही नहीं, दैट्स ओके, आप
भाई अल्टीमेटली जो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पास होता है? इट इज ऑलवेज विद द प्रोसिक्यूशन। जो केस लेके आता है, जो एलेज करता है कि नहीं इसने मेरे साथ ये किया, वो वही प्रूफ करता है, राइट? हाँ, एक्सेप्शंस कुछ हो सकते हैं जहां पे कि हम जब बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट कर देते हैं, प्रेजम्पशन दूसरे में चला जाता है। ओके, सो इस केस में कोर्ट ने ऑब्जर्व किया दैट व्हेन द ऑफेंस ऑफ मर्डर वाज एलिजिडली कमिटेड इन अ डे लाइट, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस, by applying the provision of 106 of the Evidence Act, the burden of proof cannot be put upon the appellant to disprove the allegations and explain the circumstances relating to the death or the disease. Thus, the judgment of the learned trial court is found to be perverse. तो यानी कि बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि जब मर्डर हुआ तो वो डे लाइट में हुआ, विटनेसेस के सामने में हुआ, फाइन। तो फिर इस केस में आप सीधा का सीधा बर्डन ऑफ प्रूफ डिफेंडेंट में क्यों लेके आ रहे हैं? जो एक्यूज के ऊपर भी क्यों लेके आ रहे हैं? आपके पास विटनेसेस भी हैं वगैरह सब, वो दे कैन ऑल्सो वाउच फॉर इट, तो आप उनसे लीजिए ना सारा का सारा। क्योंकि देखो बर्डन ऑफ प्रूफ आता कब है? जो वो तब आता है जब आपके स्पेशल नॉलेज में कोई चीज है, ठीक है, और किसी के नॉलेज में नहीं है, आपके में है। तब फिर कोर्ट बोलेगी भाई दिखाओ भाई ऐसा क्या है आपके पास में जो कि आपको इनोसेंट साबित करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप एक डिफेंस लेते हैं एलिबाई का, ठीक है, कि नहीं जी मैं यहां नहीं था उस वक्त जब क्राइम हुआ, मैं तो वहां था, तो ठीक है जी, आप कह रहे हो ना कि वहां था, तो भाई आप बता दो क्या है वहां का, कोई प्रूफ दे दो, किस होटल में ठहरे थे, किस जगह पे ठहरे थे, कौन सा कोई ट्रेन टिकट लिया था आपने, तब बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाता है वहां पे। यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं था, ये तो सबके सामने हुआ था। तो इन दैट केस तब आप बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज पे नहीं शिफ्ट करेंगे, तब आप प्रोसिक्यूशन को ही प्रूफ करना पड़ेगा वो चीज। Then in Messrs Brahmaputra Concrete Pipe Industries etc. versus Assam State Electricity Board, तो इस केस में अगेन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है that the registry cannot be vested with the power to decide whether a review petition after being dismissed in open court hearing merited relook through curative jurisdiction। तो कहने का मतलब ये है कि भैया रजिस्ट्री का काम क्या है? रजिस्ट्री कांट टेक अ एन इन्फॉर्म्ड और जुडिशियल डिसीजन कि क्या हम इसे क्यूरेटिव में लगाना है या नहीं लगाना है, इसका एडमिशन होना, ये तो जजेस का काम है। रजिस्ट्री का काम एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में है। ओके, तो यहाँ पे अगर रजिस्ट्री ही केस को डिसमिस करना शुरू कर दे बिफोर इट गोज टू द एक्चुअली बेंचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तब तो फिर वो तो एक तरह से जज का काम करना शुरू कर गए वो, राइट? दिस इज व्हाट इट हेल्ड। तो इस केस में भी एक केस था जिसमें कि रिव्यू पिटिशन डिसमिस हो गया था एंड देन अ क्यूरेटिव पिटिशन वाज अप्लाइड फॉर, ठीक है। क्यूरेटिव पिटिशन आपको पता है इंडिया में रेयरली, ये आप मान लो कि रिव्यू का रिव्यू है, फाइन। क्यूरेटिव पिटिशन इज अ जुडिशियल इनोवेशन, वरना हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का क्या सीन है कि आप रिव्यू कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 137, रिव्यू का मामला खत्म हो जाता है, लेकिन एक चांस और दे दिया क्यूरेटिव, अगर वाकई में लगता है कि देयर इज सम पेटेंट एरर, सम मैनिफेस्ट एरर, कुछ एकदम से कोर्ट ने ऐसा चीज ओवरलुक कर दिया जिसका कि यू नो, सो उस केस में दैट इज वेरी रेयरेस्ट। आज तक हुआ नहीं है, एक ही केस था अशोक, वो हुरा वर्सेस हुरा, और उसके बाद कभी कुछ हुआ नहीं है, राइट? तो बट देन देयर इज एक मैकेनिज्म, एक लेग है बाकी। देन हिमांशु शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें अगेन सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस थे जिसमें कि जस्टिस गवाई एंड मेहता ने यह कहा दैट इट इज अ सेटल्ड लॉ, right, that the judgment and order granting bail by a single judge cannot be reviewed by a single judge of the same court passing such judgment and order। यानी कि देखो नॉर्मली क्या है, आपको ये रूल समझना पड़ेगा। जब बेल पिटिशन आप बार बार लेके आते हैं, तो ये नहीं कि आप गए एक बार बेल में, एक जज ने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, ऐसे कोई लिमिट तो है नहीं ना कि आप बेल कितनी बार ला सकते हैं, ऐसा कोई लिमिट नहीं है। तो मान लो आप गए एक आपका रिजेक्ट हो गया, फिर क्या किया आपने, दोबारा बेल लगाया किसी और जज के आगे, ऐसा नहीं होता, वही जज आपका बेल सुनता है, राइट? तो इस केस में, और जब आप हाई कोर्ट गए हैं एक सिंगल जज के बेंच में, तो सिंगल जज जिसने किया है, अब आपने क्या एक दूसरे सिंगल जज में चले गए, ये नहीं होगा। अगर सिंगल जज ने डिसमिस कर दिया आपका बेल, तो आप डिवीजन बेंच में जाइए, ठीक है, तब तो मामला समझ आएगा, नहीं तो ऐसा नहीं होगा, राइट? So it is asserted that bail can only be cancelled under specific circumstances including misuse। इसके पहले ये भी देख लेते हैं
The court emphasized that well-established principle that consideration for granting bail and its cancellation are distinct. तो बेल ग्रांट करने और कैंसिलेशन में दोनों में फर्क है. तो बेल ग्रांट करने के लिए हम लोग भाई ग्रांट और उसके में जैसे अब कैंसिलेशन का देख लीजिए. कैंसिलेशन में क्या, जिन कंडीशंस को मना किया तो गया था करने के लिए किसी भी एक्यूज को जिसको कि बेल दिया गया और उसको वायलेट कर जाए, जैसे कि उसे कहा गया कि आप हर तारीख में पेश होंगे, अब वो बेल जंप कर गया, राइट. या फिर उसे ये कहा गया कि आप विटनेसेस को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, जाके विटनेस को धमका रहा है, ओके. या फिर वो इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, वहां जाके पुलिस वालों के साथ कुछ बैठ उठ के उनको इंसेंटिवाइज कर रहा है. तो ऐसे केस में, ठीक है, तब तो बेल का कैंसिलेशन हो सकता है. दैट इज दीज आर द ग्राउंड फॉर बेल, कैंसिलेशन ऑफ द बेल, राइट. Now, it asserted that bail can only be cancelled under specific circumstances, including misuse of liberty, flouting bail conditions, ignorance of statutory provisions, or through misrepresentation or fraud. तो मतलब वो सारे के सारे कंडीशंस जिसके लिए आपको, यानी कि जब हम आपको बेल देते हैं तो उसका मतलब ये है कि अब आप बिल्कुल ही स्ट्रेट शरीफ आदमी की तरह बिहेव कीजिए. जरा भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाएंगे भाई, आप अपने आप को खतरे में आ जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप बड़े ही डेलिकेट चीज में चल रहे हैं, आप वैसे ही बाहर निकल के आए हैं, ठीक है, अंडर सर्टेन कंडीशन. आप नॉर्मल आदमी की तरह फ्री वाला नहीं है आपका हिसाब किताब. सो यू नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल व्हेन यू आर आउट ऑन बेल. और फिर अगर आप वो करके और फिर ऑल उल्टा वही काम करो जो मना किया गया है, देन आपका हो गया काम, ठीक है ना. ओके, देन अनदर जजमेंट, शैलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा दैट द एक्यूज कैन क्रॉस एग्जामिन अ पुलिस ऑफिसर. देखो, accused यानी कि डिफेंस कैन क्रॉस एग्जामिन अ पुलिस ऑफिसर of a case diary if the police officer has used that case diary to refresh his memory under the Indian Evidence Act 1872. तो ये रिफ्रेशिंग वाला केस है. कई बार क्या होता है, जब आप कोई बयान देते हैं या बयान लेते हैं तो और फिर बाद में फिर अब दोबारा आपको बुलाया जाता है, तो इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉल एवरीथिंग. तो आप कुछ ना कुछ दिमाग से निकल ही आता है. तो अगर आप अपने मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए कुछ भी चीज को रेफर कर रहे हैं, जैसे इस केस में अगर पुलिस वाले ने केस डायरी को रेफर किया था, आपको पता ही होगा केस डायरी क्या होता है, वो डे टू डे मेंटेन की जाती है एज द इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेसेस. जैसे अगर स्टार्टिंग में जब ऑफेंस हुआ है, क्राइम हुआ है, तो सबसे पहले क्या होगा, यू प्रोसीड टू द सीन ऑफ द क्राइम, देन ही विल आल्सो स्पीक टू द विटनेसेस, दिस एंड देन ही विल मेक द पंचनामा, व्हाटएवर जो भी है. तो वो जब वो करता चला जाएगा तो वो उसको डायरी में नोट करता चला जाता है. तो अगर पुलिस ऑफिसर ने उस केस डायरी को रेफर किया है वाइल डिपोजिंग, तो इन दैट केस जो एक्यूज्ड है, जो डिफेंस है, तब उसे ये मौका मिलेगा, उसको चांस दिया जाएगा टू क्रॉस एग्जामिन पुलिस ऑफिसर, और वो केस डायरी के बेसिस पे, ठीक है. Now, the major contention regarding the case diary revolves around the absence of crucial details like time and adequate particulars indicating deficient investigation. बताइए, आपके पास टाइम नहीं है लिखा हुआ, आपने डेट भी नहीं लिखा हुआ, तो फिर क्या लिखा आपने? सबसे क्रिटिकल टाइम तो यही होता है ना, किस किस डेट में कब कब कहाँ कहाँ आप गए थे, क्या क्या किया उस वक्त में, वो आपने लिखा ही नहीं है. और जो एडिक्वेट पर्टिकुलर्स भी हैं, किन से मिले किन से नहीं मिले, क्या मिला क्या नहीं मिला, एविडेंसेस क्या थे, वो भी नहीं आपने ढंग से लिखा हुआ है, राइट. The appellant urged that the courts overlooked the significance of section 10172 of the Code of CRPC along with the refreshing memory sections of 15, 145, 161, 165 of the evidence, which emphasize the importance of maintaining the accurate records and conducting a thorough investigation. तो फिर ये दोनों चीजों को मिला के तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि यस, अगर ऐसी चीजें हैं तो एक्यूज क्रॉस एग्जामिन कर सकता है, राइट. अगर इस केस में पुलिस ऑफिसर है, अगर कोई और केस में कोई मान लो आपने किसी एक्सपर्ट को बुला लिया होता, ठीक है, और या किसी और चीज को बुला लिया होता, किसी से अकाउंट्स लिया होता, उसने अकाउंट के बुक को रेफर किया है, तब वो आप अकाउंट बुक को दोबारा बुला सकते हैं एंड उसको एज अ डिफेंस उसे क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं. So the Supreme Court observed that when a police officer refers to a case diary to refresh memory, the accused is entitled to a right to peruse relevant portions under section 145 or section 161 of the Indian Evidence Act. ठीक है. Section 172 clause 3 of CRPC explicitly mentions section 145, 161 extending their benefits to the accused. Okay.
Thus, the accused has the right to cross-examine the police officer regarding the case diary's contents used for memory refreshments. तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है, आपको मैं एक बार और बोलूंगा कि आप ये जो रेलेवेंट सेक्शंस है, चाहे वो 145 हो, 161 हो, ठीक है, इसे एक बार और आप बेरैक में खुद पढ़ लेंगे उसको, ठीक है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. सेक्शन 161 while not limited to diary perusal allows it. Similarly, if the court uses the case diary to contradict the police officer, the accused may examine and cross-examine relevant statements, right? So this right aligns with 145, 141 of, ठीक है, in 172(3). So relevant sections यही है. अगर if the court वो use कर रही है case diary को to contradict, तब तो accused can examine and so therefore वही मैं कह रहा हूँ कि अगर basically पूरे judgment का जो conclusion ये है कि अगर आप किसी चीज को फॉर रिफ्रेशिंग मेमोरी, चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट हो, कुछ भी हो, कोई भी मटेरियल हो, उसको अगर आप रेफर कर रहे हैं फॉर रिफ्रेशिंग मेमोरी, देन इन दैट केस आप ऑपोजिट पार्टी को ये चांस देना पड़ेगा कि वो उसको भी एक बार उस बेसिस, उस डॉक्यूमेंट, उस मटेरियल के बेसिस पे आपको कॉन्ट्राडिक्ट करे. ठीक है, दैट इज हाउ इट इज. फाइन. सो दिस वाज व्हाट वी हैव फॉर द फेब्रुअरी मंथ. तो हमने फेब्रुअरी मंथ के कुछ एक 3 लेक्चर सीरीज में वी कवर्ड द इम्पॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट एंड सम हाई कोर्ट जजमेंट्स आल्सो. एंड इन द नेक्स्ट वीक हम लोग फर्स्ट वीक ऑफ मार्च के इम्पॉर्टेंट जो भी हैपनिंग्स होंगे, चाहे वो जजमेंट्स हो, कुछ भी हो, वो हम आपको लेकर आएंगे. तो आइडिया ये होता है कि ज़्यादातर हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को इंक्लूड करें, बट हाँ, कई बार क्या होता है कि हाई कोर्ट के जजमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे कि आपको जुडिशरी की प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प मिल जाती है उसको, राइट. देयर आर सर्टेन नुआंसेस, ताकि आप ना इसे रेफर कर सकते हैं जब आपने, स्पेशली जब मेंस में आप एग्जामिनेशन में लिखते हैं, तो दैट बिकम हैंडी. क्योंकि ये लेटेस्ट है, तो लेटेस्ट केस लॉ की ऑब्वियसली ज़्यादा वैल्यू ऑब्वियसली होती है, राइट. सो विद दैट, थैंक यू सो मच.